क्या बात है। 100 रंग सारंगी के हृदय को अति भावे। और जब ऐसे दिग्गज कलाकार के हाथों से इस साज को छुआ जाए तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। आइए स्वागत करते हैं मुराद अली खान साहब का। आप सारंगी एक्सपोनेंट हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इस शो में पहली बार आ रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दूरदर्शन का बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार ही हम सारंगी पे चर्चा करेंगे और पहली बार हमने इस शो पे सारंगी को सुना भी। जी हाँ, ये हमारा सौभाग्य है कि आज सावन के महीने में हमने ये मियां मल्हार राग पर ये छोटी सी पेशकश हमने आपके द्वारा सुनी है। तो पहला सवाल मुराद जी मेरा आपसे ये रहेगा आपकी जर्नी के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके परिवार में आपके पूर्वज काफ़ी महान संगीतज्ञ रहे हैं जिन्होंने कई सालों से ये जो संगीत की परंपरा उन्होंने जारी करी है। एंड यू आर द 6th जनरेशन आपके परिवार में। तो आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे, क्या शुरुआत से ही सारंगी में आपकी रुचि रही है या फिर गायन में भी आपकी रुचि रही है? जी, मैं जैसे आपको पता है कि मैं ऐसे परिवार से हूँ और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि ऐसे परिवार में जन्म लिया कि जहाँ संगीत की, ख़ास तौर पे सारंगी की सेवा मेरे बुज़ुर्गों करते चले आ रहे हैं। मेरे दादाजी उस्ताद सिद्दीक़ अहमद ख़ान साहब और वालिद साहब उस्ताद ग़ुलाम साबिर ख़ान साहब। वैसे तो और भी बुज़ुर्गों के नाम हैं, लेकिन क्योंकि टाइम कम है तो पूरा शिजरा बताने में तो बहुत वक्त लग जाता है। लेकिन मैंने तालीम अपने दादाजी से शुरुआत करी और सारंगी से पहले गाना सीखा 3 साल 4 साल मैंने। और मेरे आइडेंटिकल ट्विन हैं फ़तेह अली भाई, तो वो और मैं दोनों ने गाना सीखा। अब वो सितार बजाते हैं। अच्छा। मेरा रुझान बाद में सारंगी की तरफ हुआ क्योंकि ये एक हमारे परिवार का हिस्सा रही है। और कोशिश ये है कि आगे भी जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी है वो भी मेरे बेटे भतीजे अब वो माशाल्लाह सीख भी रहे हैं, बजा भी रहे हैं। तो कोशिश ये है कि जो सेवा करते चले आ रहे हैं सारंगी की वो आगे भी जारी रहे। जी बिल्कुल। एक और चीज़ हम सारंगी के बारे में तो जानते हैं कि इसकी जो आवाज़ है वो ह्यूमन वॉइस के काफ़ी करीब है। दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट जिसकी आवाज़ ह्यूमन वॉइस से सबसे नज़दीक है। तो इसको जब सीखते हैं तो उसके लिए वोकल्स कितने ज़रूरी होते हैं सीखना? बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वोकल की और सारंगी की तालीम जो है वो बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से जो गुनीजन तालीम गायक कलाकार को देते थे कि सुबह 4 बजे उठ के सा भरो, सा मतलब सा का रियाज करें, वैसे ही सारंगी की भी तालीम होती है। वैसे ही मेरुखंड के पलटे, जिसको मीरखंड भी कहते हैं, मेरुखंड भी, उसके पलटे का रियाज, फिर उसके बाद जो बंदिशें हैं, चाहे वो छोटा ख्याल हो, बड़ा ख्याल हो, तराने हों, ठुमरी दादरे हों, टप्पे हों, तो वही तालीम सारंगी प्लेयर को। अभी जैसे मैंने मियां मल्हार में अभी शुरुआत करी तो एक क्योंकि थोड़ा बहुत गाना सीखा है, प्रोफेशनली तो मैं नहीं गाता हूँ, लेकिन क्योंकि बंदिशें हमने गा के सीखी हैं और फिर गा के सीखने के बाद फिर सारंगी में उसको कैसे बजाना चाहिए ताकि वो शब्द लोगों तक पता चले कि ये हम क्या बजा रहे हैं। तो एक बंदिश बड़ी पॉपुलर है और रेयर भी है। घुमंड गिर आए कार बदरिया, घुमंड गिर आए कार बदरिया, हमारे भीगे चुनरिया पिया के लाल पगरिया, घुमंड गिर आए कार बदरिया। अब ये सारंगी में कैसे निकलती है? जी। ये बंदिश झज्जर घराना हुआ है सारंगी का और गायक कलाकारों का भी। वहाँ के बड़े गुनी उस्ताद बशीर खान साहब की बंदिश है। मैंने अपने बुजुर्गों से सीखी झज्जर घराने की। जी, अब इस इंस्ट्रूमेंट को देख पा रही हूँ, इसमें 3 मेजर बड़े स्ट्रिंग्स हैं और बाकी छोटे स्ट्रिंग्स हैं। जी,
3 जी। तो इनकी क्या अहमियत है, इन स्ट्रिंग्स की क्या, आगे वाले और पीछे वाले इनका क्या रोल है? देखिए जो सारंगी जो अभी जो आप साज देख रहे हैं कि इसका जो फाइनल शेप है ये भी झज्जर घराने की देन है। उससे पहले सारंगी का जो शेप हुआ करता था उसमें ये जो जो ये खूंटियाँ दिख रही हैं ना, जी वो 4 मेन स्ट्रिंग हुआ करते थे अच्छा। और अंदर ये जो क्रोमेटिक स्टाइल में मिलाई जाती है स्केल में, जी तो ये 15 स्ट्रिंग हुआ करती थी जो सिंपैथेटिक स्ट्रिंग जिसको रिजोनेंस के लिए रेजोनेंस के रखा गया था बुजुर्गों ने। फिर उसके बाद कुछ एड ऑन होते रहे कि यहाँ पर 11 सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स या 9, तो उससे सारंगी का जो एक नेचुरल रिवर्ब वो बढ़ गया। जी रेजोनेंस अगर हम किसी भी सुर को बजाते हैं तो वो स्ट्रिंग गवाही देती कि हाँ मैं सुर में हूँ, जी या जो फिंगर हमारी गंधार पे, क्योंकि ये फ्रेटलेस इंस्ट्रूमेंट है, ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसको। सरोद हुआ, सारंगी हुई, तो ये अंदाजे से बजाना पड़ता है कि गंधार, मध्यम, पंचम कहाँ है पता नहीं है। तो ये स्ट्रिंग्स जो सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स हैं वो बताती हैं कि आप सही हैं। मान लीजिए जी तो ये वायलिन में नहीं है। जी वायलिन अपने मतलब अपनी खासियत रखता है, लेकिन वायलिन में ये रेजोनेंस नहीं मिलेगा, Resonance नहीं। इसलिए सारंगी और वायलिन में थोड़ा ये फर्क नजर आता है। उतनी वो भी गहराई नहीं fretless मिलती है, है। वो भी फ्रेटलेस है, मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है। जी। लेकिन ये फर्क लोगों को तब पता चलता है कि जब वो सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स अपना जवाब देते हैं। जी और इतने सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, सितार, वीणा। सबकी अपनी अपनी खासियत है, सब बहुत खूबसूरत है। सारंगी सबसे अलग कैसे है? जो पहली बार सारंगी की आवाज सुन रहा है, जो इतना परिचित नहीं है शास्त्रीय संगीत से, तो वो कैसे पहचान करे कि वो सारंगी सुन रहा है? सारंगी जैसे आपने अभी बताया, और ये सदियों से ये बात मानते हैं लोग और फील भी करते हैं कि सारंगी इंसानी आवाज़ के बहुत नज़दीक है। जी तो जो जैसे हमने तालीम ली, तो तालीम तो हमने ली अपने सोलो परफॉर्मेंस के लिए, सोलो की तालीम लेते हैं। बाद में 2 साजिए, एक तबला और एक सारंगी ज़्यादा पॉपुलर हुए क्योंकि गायक कलाकारों ने उनको संगत के लिए लेना शुरू करा, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये इंसानी आवाज़ के करीब है। कभी कभी लगता है सारंगी को सुन के कोई गा रहा है, जी तो उससे थोड़ा सा अच्छा भी लगता है गायक कलाकारों को। कुछ अपने अपने सोचने का नज़रिया होता है, कुछ सपोर्ट की नहीं रखते हैं कि भाई बीच में अगर थोड़ा सा पॉज आए। जब तक हारमोनियम शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले भी और आज भी कुछ खास कलाकार ऐसे हैं कि जो हारमोनियम और सारंगी को दोनों को एक साथ अपने गायन के साथ रखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। जी मुराद जी, आपने बताया कि आपने गायन की तालीम ली है सारंगी से पहले, तो क्या ये ज़रूरी है? क्योंकि जब हम बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो गायन या सुरों के बारे में नॉलेज लेना उतना ज़रूरी नहीं होता, अगर हम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें पर्टिकुलरली। लेकिन सारंगी में आपने बताया कि गायन की और सुर के प्लेसमेंट्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है इनिशियल स्टेज पर, तो ऐसा क्यों? सभी इंस्ट्रूमेंट के लिए ये अगर गायन की तालीम हो जाए तो बहुत अच्छा है, लोग लेते भी हैं जी। लेकिन ख़ास तौर पे सारंगी के लिए गाना इसलिए ज़रूरी है कि वो जो मैंने बताया कि गाने की और सारंगी की तालीम वही है। जी हाँ, सेम है ना। तो गाने की तालीम अगर हम बड़ा ख्याल बजा रहे हैं किसी राग में, चाहे वो कोई भी समय का राग हो, तो वो हम गा के सीखते हैं पहले। मान लीजिए अगर अभी तो जैसे ये मियाँ मल्हार का एक माहौल बना हुआ है, लेकिन अगर अभी सुबह का टाइम है और मैं रैन का सपना मैं कासे कहूँ दैया रैन का सपना, तो ये बड़ा ख्याल है, थोड़ा जल्दी जल्दी गाया है ये, लेकिन बड़ा ख्याल गायक कलाकार गाते हैं। और या फिर जो सारंगी नवाज जिन्होंने तालीम ली है ख्याल की, वो अपना जो रिसाइटल सोलो पेश करते हैं वो ख्याल से शुरू करते हैं। और अगर आज के संदर्भ की बात की जाए तो बॉलीवुड में भी हम काफ़ी समय से सारंगी को सुन रहे हैं, तो बॉलीवुड में क्या योगदान रहा है सारंगी का बॉलीवुड संगीत की अगर बात की जाए? जिस तरीके से हमारे शास्त्रीय संगीत में सारंगी की एक स्पेशल जगह सदियों से चली आ रही बनी है, और बुजुर्गों ने बहुत अच्छा काम किया है, और किन का नाम नहीं लें, मतलब किसी एक का भी नाम छूट जाए तो लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है।
सभी बुजुर्गों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने घरानों को रिप्रेजेंट किया है सारंगी के लिए। और उसमें कुछ नाम मैं बताता हूँ कि जो और जो रह जाएं वो मतलब मैं इंटेंशनली नहीं, लेकिन उस्ताद बुंदो खां साहब का नाम पहले आता है कि जो जिनको गॉड ऑफ सारंगी कहा गया है। right. उनसे पहले भी सारंगी बजी, लेकिन क्योंकि उन्होंने बहुत पॉपुलर करी। फिर उस्ताद शकूर खां साहब, पंडित गोपाल मिश्रा जी, और उस्ताद अपने उस्ताद साबरी खां साहब, उस्ताद सुल्तान खां साहब, पंडित राम नारायण जी, और उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खां साहब, मेरे दादाजी उस्ताद सिद्दीक अहमद खां साहब, मेरे वालिद उस्ताद गुलाम साबिर खां साहब, और ऐसे बहुत सारे सारंगी नवाज़ के जिन्होंने सारंगी को एक अलग मकाम, ख़ास तौर पे बॉलीवुड में की बात कर रहे हैं तो पंडित राम नारायण जी और उस्ताद सुल्तान खां साहब, इन्होंने बॉलीवुड में इतना खूबसूरत और इतना मुश्किल भी सारंगी को रिप्रेजेंट किया है। तो कुछ अगर सुन पाए बॉलीवुड का तो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। ख़ास तौर पे गाने तो बहुत सारे हैं, और ख़ास जो पुराने जो गाने जिसमें सारंगी का यूज़ बहुत खूबसूरती से किया है ओपी नैयर साहब ने या मदन मोहन जी ने। ओपी नैयर साहब की एक जो बहुत पॉपुलर गाना है, मैं एक लाइन बजाता हूँ। जी बादल मन तो करा था दीवाना कि हुआ बादल, लेकिन मौसम भी ऐसा है कि इस तरह के गाने सुने जाएं। मन करा था कि ये बस चलता ही रहे, हम उसको सुनते ही रहे। बादल तो दीवाना हुआ ही है, साथ में हम सभी भी दीवाने हो गए हैं सारंगी के। और सर, आपने कई सारे महान संगीतज्ञों के साथ कोलैबोरेशन किया है, अजय चक्रवर्ती जी के साथ भी आपने परफॉर्म किया है, साथ ही साथ इंटरनेशनल आर्टिस्ट, फ्रेंच आर्टिस्ट के साथ भी आपने कोलैबोरेशन किया है, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, मैं शुरुआत से थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ कि जब मैं मतलब उम्र तो सारी सीखने की जाती है, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो पद्मश्री शुभा मुद्गल जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे मतलब 10-11 साल की उम्र से मुझे उन्होंने स्कॉलरशिप भी दी एक्चुअली, और मैं उस उम्र से उनको मतलब सुनता था, देखता था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने मुझे अपने साथ बजाने के लिए जब हुक्म दिया तो उनके साथ बजाने लगे, बहुत कुछ उनके साथ बजा के सीखा। फिर काफ़ी उनकी एल्बम्स अब के सावन वगैरह, उसमें जो सीखो ना गाना है उसमें बजाया, या और भी बहुत सारी एल्बम उनकी आई। तो एक ये नाम, और एक उस्ताद राशिद खान साहब जी। मैं 97 से और ये लास्ट मेरे ख्याल से 2023 तक राशिद भाई रहे, तो तकरीबन 26 साल उनके साथ बजाया। तो ये दो लोगों का नाम तो ऐसा है कि वो किताब मुकम्मल नहीं होती जिसमें मेरी किताब के ये दो लोगों का नाम जिक्र नहीं आया। फिर जैसे अभी आपने बताया पंडित अजय चक्रवर्ती जी, या पद्म विभूषण अप्पा जी, गिरजा देवी जी, और ऐसे ना जाने कितने कलाकार, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, पंडित रविशंकर जी। तो उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है, और ये बड़ी मेरी खुशनसीबी है कि सबसे वो प्यार, वो एक तरीके से मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उस्ताद अमजद अली खान साहब, तो उनके काफ़ी म्यूज़िक में मेरी शिरकत हुई। तो ये सारे एक्सपीरियंस जो हैं ये बहुत कुछ सिखाते हैं। इतने बड़े बड़े महान कलाकारों के साथ जब उनके एक्सपीरियंस के साथ आप अपना म्यूज़िक शेयर करते हैं, तो शेयर क्या है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक कुछ नया निकल के आता है। जब ये जो हमारे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कलाकार हैं, फिर जब ये एक्सपीरियंस होता है तो फिर यहीं हमने शुभा जी के साथ एक बैंड शुरू किया था कोशिश नाम से जी। तो वो बहुत पॉपुलर हुआ, वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस लिए, रिकॉर्डिंग सेशंस करे, बॉलीवुड में बजाया, आज भी बजाते हैं। जी जी मुराद साहब,
एक और चीज़ जाते जाते अंतिम हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, सारंगी को कहा जाता है कि एक कठिन साज है, इसको बजाना इतना सरल नहीं है, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो व्यूअर्स आज आपको सुन रहे हैं? देखिए, हर साज मुश्किल होता है, हर काम मेहनत मांगता है। तो मैं, मेरी जितने भी कलाकार हैं और जो सारंगी के दीवाने हैं, सारंगी सीख रहे हैं, ये साज मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है जी। अपनी अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छे गुरु से मिलें, सीखें और मेहनत करें तो सारंगी को और भी आला मकाम तक पहुंचा सकते हैं। बुजुर्गों ने सब किया हुआ है लेकिन कम से कम उसको मेंटेन किया जा सकता है। जी जी जी। और जब आप जैसे कलाकार हैं, वो द हम भी टॉर्च कोशिश बेयरर्स कर ऑफ रहे दिस हैं। इंस्ट्रूमेंट। हम भी कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद Thank मुराद you. साहब Thank हमारे you so साथ much. जुड़ने के सुंदर लिए। साज के बारे में Thank you so much. बताने के बहुत लिए। शुक्रिया। धन्यवाद।